ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। बिकॉज यहाँ पर वो बहुत अपसेट थी। एंड उसके अपसेट होने का रीज़न कोई और नहीं बल्कि यूना का बॉयफ्रेंड जी ही होता है। क्योंकि आज यहाँ पर यूना को उसके बॉयफ्रेंड जी का रियल फेस यानी कि रियल पर्सनैलिटी पता चल गई थी कि आखिर वो किस टाइप का पर्सन है। वो तो यहाँ पर सिर्फ यूना के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, बट बाकियों के सामने वो तो यूना को अपनी गर्लफ्रेंड कंसिडर भी नहीं करता। और वो तो उन्हीं के सामने यूना की बेइज्जती भी करता है, ये कहते हुए कि वो यूना के साथ सिर्फ इसलिए बिकॉज जैसे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। और यूना ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी। बस इसी वजह से यहाँ पर वो अपसेट थी क्योंकि उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। वो एक ऐसे पर्सन पर बिलीव कर रही थी जो पर्सन उसे कब से धोखा देते आ रहा था। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तब उसे उसकी बेस्टी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कहते कि अब तुम ज़्यादा सैड मत हो जाओ, बिकॉज मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा ब्लाइंड डेट फिक्स किया है जो कि तुम्हारे पास अभी ही आता होगा। यूना यहाँ पर सिर्फ थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर सामने से हैंडसम मैन हमारा मेन लीड चान आ जाता है, जिसे देखकर यूना समझ जाती है कि वो वही पर्सन है जिसे मिनी ने भेजा होगा। और फिर क्या, इसके बाद यहाँ पर दोनों के क्लोजनेस बढ़ जाते और दोनों एक साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते। फिर यहाँ पर यूना जैसी मॉर्निंग में उठती है, उसका सर बहुत पेन कर रहा था। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने क्या किया था। अब वो जो पर्सन था यानी कि चांद, वो शार में था, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग कर चली जाती है अपने जॉब पर। उसकी फ्रेंड मिनी उससे मिलती है एंड पूछती कि तुम्हें क्या हो गया था कल रात को, इतनी क्या सैड हो गई थी। यूना कहते कि सब कुछ तो ठीक ही था। मिनी बोलते कि कैसे ठीक था, तुम भूल गई मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट सेट करके रखी थी और तुम उससे मिली भी नहीं। मुझे उसके साथ एंटायर नाइट यहाँ पर बातें करनी पड़ी एज अ कंपेंसेशन। और तब जाकर यहाँ पर यूना को समझ जाता है कि उसने नाइट स्पेंड तो यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ ही कर लिया है। वही दूसरे यहाँ पर होती है मिनी, जो कि उसके फेस को देखकर कहती कि अपना मेकअप प्रॉपर करो, बिकॉज लगता है नींद में तुमने मेकअप भी ढंग से नहीं किया और अभी कस्टमर साथ जाते होंगे। एंड यहाँ पर उस होटल रूम में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर चान ही आ जाता है। उस समय यहाँ पर यूना उसके फेस को नहीं देख पाती और वो उसे पहचानती भी नहीं होगी शायद से, बिकॉज वो मॉर्निंग में भागकर चली जा गई थी। तब बाद में हम यहाँ पर देखते चांद को, जहाँ पर वो एक फैमिली को सजा दे रहा होता है, बिकॉज उस फैमिली ने यहाँ पर अपने डील के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करी थी और यहाँ पर उसे इनडायरेक्टली धोखा दिया था, जो चीज़ चांद को यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उतने में यहाँ पर आ जाती है यूना उसे सर्व करने के लिए, और वो यूना को देखते ही उसे पहचान जाता है और उसके पास चला जाता है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें याद बिल्कुल नहीं हूँ। यूना कहते कि माफ़ करना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। एंड तब वो एक एक कर कर उसे रात वाली बातें याद दिला रहा था और यूना को तब जाकर सब कुछ याद आ जाता है कि वही वो पर्सन है। तब वो उसे यहाँ पर कह देती कि थैंक यू इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे स्कोर्स दूंगी। चान यहाँ पर हंसकर कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। यूना बोलते कि देखो, उस टाइम जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, मुझे पता नहीं था कि तुम वो पर्सन नहीं हो और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे, वरना मैं ऐसे किसी लड़कों को अप्रोच नहीं करती। ऐसा बोलकर वहाँ से वह जाने लग जाती है, बट यहाँ पर चांद उसे रोकता है एंड कहता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला ही नहीं। यूना कहती कि देखो मैं सचमुच सॉरी हूँ, हम इसके बाद में यहाँ पर बाद में बात कर सकते हैं, और ऐसे भी तुम यहाँ पर एक रिच CEO हो और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, तो फिर प्लीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा परेशान मत करो। तब वो उसे कहने लग जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए तुम्हें मेरी फियांसे बनकर मेरे साथ शादी करना होगा। यूना तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए स्ट्रांगली डिनाई कर रही थी, पर जैसे यहाँ पर चांद उसे फीस बताने लग जाता है 500 मिलियन की, यूना तुरंत ही यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो रिंग पहनाता है और हम डायरेक्टली उनके वेडिंग सीन को ही देखते, जहाँ पर तो ड्रामा की स्टार्टिंग में उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती, जहाँ पर यूना को उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आ रहा होता है। असल में शादी से पहले उसने यूना से ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और यूना को यहाँ पर वो बात याद आ रही थी जहाँ पर चारों से बता रहा था कि शन परिवार में आखिर रहा कैसे जाता है। नंबर 1, यहाँ पर कभी भी ज़्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, वही हमारी मेन स्ट्रेंथ होती है। और नंबर 3, कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उतने में वहाँ पर चान आ जाता है, जो आकर यहाँ पर उसके बगल में बैठता है, तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। चान उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सचमुच मॉन्स्टर की तरह खा जाऊँगा। वो कहते कि नहीं, मैं तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही हूँ, और ऐसे भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर पब्लिकली तुम्हारी वाइफ हूँ, प्राइवेटली नहीं। तब यहाँ पर चान उसे अपनी बगल में बैठाता है एंड कहते हैं कि इतना ओवर थिंकिंग करना बंद करो।
जिसके बाद में यहाँ पे वो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी डिफरेंट क्यों नजर आ रही हो उस रात से। अगर मैं कब तक कंपेयर करूँ तो उस रात तो तुम यहाँ पे कितनी फ्लरी फ्लरी लाइंस बोल रही थी। यूना कहने लग रही थी कि वो इसलिए बिकॉज मैं हाईली ड्रिंक थी। तब वो यहाँ पे ड्रिंक करने का रिकमेंडेशन देता है और यूना तुरंत ही उसे मना कर बहाने देखकर सोने के लिए भाग जाती है, वो भी सोफा पर। तब आकर यहाँ पर वो उससे ब्लैंकेट उड़ाता है और वो बहुत खुश था बिकॉज वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ निकाला है। विच मीन्स यहाँ पर वो यूना को बहुत ज़्यादा से जानता होगा। एंड वॉट इफ यूना भी उसे जानती हो पर उसे बस भूल गई हो और उसे यहाँ पर छान के बारे में पता ना हो। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और यूना चली जाती है शार लेने के लिए। और उस समय तो यहाँ पर चार ने उस बाथरूम के डोर को लॉक तक नहीं किया था और इन दोनों की यहाँ पर तकरार हो जाती है। यूना वहाँ से जाने वाली होती है पर जानो से वापस से पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें सचमुच नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन में खाली एनिमल्स खाता हूँ, इंसानों को नहीं। तो फिर तुम्हें मुझसे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो खुद ही वहाँ से शर्मा के ओके बोलकर भाग जाती है। जैसे वो यहाँ पर नीचे रेडी होकर जाती है वैसे यहाँ पर वो स्टाफ को देखते हैं जहाँ पर स्टाफ ने एक स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेस मंगवाई होती है। और ये जो स्पेशल ड्रेस थी वो खुद यहाँ पर छान ने पेरिस के हाई क्लास डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाए स्पेशली यहाँ पर यूना के बर्थडे के लिए। स्टाफ भी उसे वही बता रही होती है कि आपके लिए ड्रेस है जो आपको आपके बर्थडे के इवेंट पे पहनना होगा। यूना कहने लग जाती है कि इतना फॉर्मल ड्रेस बर्थडे पर पहनना ज़रूरी है क्या। तब वहाँ पर अचानक उसे बता रहा था कि हाँ बहुत ज़रूरी है बिकॉज उस दिन यहाँ पर अलग अलग लोग वहाँ पर आने वाले हैं जहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग मुझे जितने रिस्पेक्ट देते उतनी तुम्हें भी दे जो कि तुम्हें ऑफकोर्स मिलेगी और तुम डिजर्व भी करती हो। फिर फाइनली यहाँ पर इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर जैसे यूना और जान की एंट्री होती है सभी लोग यहाँ पर इन दोनों की तारीफ कर रहे थे और इन दोनों को यहाँ पर एक परफेक्ट कपल्स बुला रहे होते। जिसके बाद यूना तो वहाँ पर चली जाती है लेकिन उतने में ही चान को वहाँ से जाना पड़ता है एक छोटी सी प्राइवेट बात करने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि कमरे में उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो यूना से कहता है कि तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद वहाँ पर जी आ जाता है और आकर यहाँ पर यूना से कहने लग जाते हैं कि अरे वाह तुम्हारी ड्रेस तो यहाँ पर बड़ी प्यारी लग रही है, लगता है रेंट पर ली होगी। यूना से कहते कि देखो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तब जी बोलने लग रहा था कि मुझे पता है तुम यूना हो, प्रिटेंड करने की क्या ही ज़रूरत है। यूना को पता होता है कि अब वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर वो अपनी खुद की वजह से इस फैमिली की रेपुटेशन को डाउन होने नहीं दे सकती है। तब तो यहाँ पर वो उससे क्लियरली कह देती कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और वहाँ से जाने लगती है। पर जी यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो आंटी भी आ जाती है जिस आंटी से यहाँ पर ये जी इंट्रोड्यूस करने लग जाता है यूना को उसे एक पुअर गर्लफ्रेंड बोलते हुए। यूना कहते कि देखो मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि अरे वाह इतना जल्दी यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड भी बन गया। आंटी यहाँ पर यूना के गले की नेकलेस को नोटिस करती है एंड जी को बता रही होती है कि वो नेकलेस यहाँ पर उन्होंने ऑक्शन में देखा था और उस नेकलेस का वर्थ यहाँ पर बिलियंस में था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि अरे ये नेकलेस ये ज़रूर यहाँ पर फेक नेकलेस होगा, इसे कितने ही स्टैंडर्ड्स है जहाँ पर ये एक रियल नेकलेस ले पाएगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर नेकलेस को तोड़ देता है। यूना को गुस्सा आता है बिकॉज ये नेकलेस यहाँ पर छान ने उसे गिफ्ट किया था। वो उसे सुनाने वाली थी पर इतने में वहाँ पर जान आ जाता है जहाँ पर जी जैसी जान को देखता वो हैरान था और उसे कुछ समय के लिए तो सच में लगने लग जाता कि शायद से उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो यूना से यहाँ पर कुछ महीनों से नहीं मिला है, शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। इतने में यहाँ पर जान जिसे कहने लग जाता है कि तुमने मेरी वाइफ का नेकलेस तोड़ा है तो फिर इसका कंपेंसेशन तो तुम्हें भरना ही होगा। एंड तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को बुलाता है वो नेकलेस का वर्थ पूछने के लिए। असिस्टेंट बताने लग जाता है कि इस नेकलेस का वर्थ यहाँ पर 300 मिलियन है। ये जानने के बाद यहाँ पर जान जी को 3 दिन का समय देता है ये कहते हुए कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इन 3 दिनों में तुम मेक श्योर करना कि 300 मिलियन इन कैश या फिर ऑनलाइन यहाँ पर सारे पैसे मिल जाने चाहिए और अगर नहीं मिले तो 3 दिन बाद यहाँ पर तुम्हारे घर पर एक केस के रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो फिर कोर्ट में हम मिलते रहेंगे। ऐसा बोल देता है जहाँ पर जी उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जान कहता है कि देखो तुमने बदतमीजी यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ की है, एक काम करो तब तक माफ़ी मांगो जब तक वो तुम्हें यहाँ पर माफ़ नहीं कर देती। जिसके बाद जी को यहाँ पर यूना से कंटिन्यूसली माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन है जान छोड़ देता है यूना के ऊपर। वो उसे कहता है कि सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में, अगर तुम इसे माफ़ करना चाहती हो तो ठीक है और अगर नहीं तो तुम वो भी बता सकती हो।
यूना कहते कि अब इसने माफ़ी मांग ही ली है तो मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन हाँ, पेमेंट तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ेगी। ऐसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती तुम्हारी गलती के लिए। चीज़ सुनकर तो यहाँ पर इसी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर जान उसे पकड़ लेता है, गार्ड्स को इशारे करता है और गार्ड्स उसे खींच कर वहाँ से ले जाने लग जाते हैं। जान कहते कि माफ़ करना, मुझे तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यूना कहते कि इसमें क्या हो गया, अब क्या मैं यहाँ पर कहीं अकेले भी नहीं जा सकती। तब यहाँ पर वो लोग हंसी खुशी से मजाक से बात करने लग जाते हैं। इतने में वो लोग डार्मल से मिलने जा रहे थे, बट यहाँ पर आ जाती है एक और न्यू कैरेक्टर एंड डेजी यहाँ पर होती है, जहाँ पर डेजी आकर चिपकना शुरू कर देती है जान से। बट जान खुद ब खुद यहाँ पर पीछे हट जाता है एंड कहता है कि मेरी वाइफ से मिलो, एंड यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है यूना को डेजी से। और डेजी के मुंह पर साफ साफ जेलसी झलक रही होती है कि आखिर यहाँ पर वो उसे कितना ज़्यादा जेलस फील कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अप्रोच तो करती है, लेकिन उसे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो उसे डरा रही हो, जहाँ पर जान उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है और उससे पूछता है कि तुम तो लंदन में थी, तुम यहाँ पर कहाँ पर गई। डेजी बोलती कि मैं तो यहाँ पर स्पेशली ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लोग ग्रैंडमा के पास चले जाते हैं उन्हें विश करने के लिए, उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स भी देने के लिए। एंड सबसे पहले यहाँ पर डेजी अपना गिफ्ट ग्रैंडमा को देती है, जो कि पोर्सिलेन का पॉट था, एकदम एक्सपेंसिव वाला। लेकिन ग्रैंडमा को यहाँ पर ये गिफ्ट कुछ खास नहीं लगता। डेजी को भी ये चीज़ रियलाइज होती है। तब यहाँ पर वो यूना से कहने लग जाती कि मेरा इतना महंगा पॉट तो यहाँ पर ग्रैंडमा को इम्प्रेस नहीं कर पाया। ज़रा बताओ तो कि इतने छोटे से बॉक्स में तुमने ग्रैंडमा के लिए कौन सा गिफ्ट ला दिया है। तब यहाँ पर यूना अपना गिफ्ट ग्रैंडमा की ओर रखती है, जिस गिफ्ट को यहाँ पर यानी कि जिस बॉक्स को ग्रैंडमा ओपन करती है उसके अंदर एप्पल रखा हुआ था। डेजी उस एप्पल को देखकर ही हंसने लग जाती है, कहती कि पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा चीप रहोगी, ये एक नॉर्मल सा एप्पल लाकर मेरी ग्रैंडमा को दे रही हो। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर जैसे इस एप्पल को देखते वो इमोशनल हो जाती है और यूना उन्हें बताती है कि एप्पल यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट वाली कंट्री से बिलोंग करता है। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा के सारे इमोशंस बाहर आ जाते, बिकॉज वो बहुत पहले यहाँ पर उसी साइड रहा करती थी जिस साइड यहाँ पर ग्रैंडमा की रियल स्टोरी लिखी गई है, उनके स्ट्रगल की। तब यूना यहाँ पर ग्रैंडमा को बताने लग जाते कि मुझे छान ने इन चीज़ों के बारे में बताया था और मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी बातें पता की आपके पास को लेकर, तो ये एप्पल आपकी मेमोरीज को बहुत रिकनेक्ट कर रहा होगा। ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, वो यूना को थैंक यू बोलती है उसे इतना स्पेशियस गिफ्ट देने के लिए। एंड यहाँ पर वो अपना जेड का ब्रेसलेट निकाल कर यूना को देने लग जाती है। शान तो खुश हो जाता है, बिकॉज ग्रैंडमा इतना जल्दी ऐसी चीज़ें किसी को ऑफर नहीं करती और वो बहुत प्राउड था कि यूना ने अपना होमवर्क कर रखा था। यूना उस जेड के ब्रेसलेट को लेने से मना कर देती है। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हें लेना पड़ेगा, ये ब्रेसलेट हमेशा से यहाँ पर हमारी बहुओं को बिलोंग करता आ रहा है, ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है एंड अब तुम हो जो कि इसकी हकदार हो। तब यहाँ पर यूना उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है और छान की ओर देखते हैं, जहाँ पर छान भी अप्रूवल दे देता है। तो वो यहाँ पर उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आ जाती है यहाँ पर जेलसी के मारे डेजी। डेजी यहाँ पर आकर से बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैं और जान यहाँ पर बचपन से पुराने वाले घर में रहे, और चलो मैं तुम्हें यहाँ पर उस घर का एक टूर दे देती हूँ। यहाँ पर तो यूना समझ जाती कि ज़रूर दाल में कुछ तो काला है, बिकॉज ये डेजी बिना किसी फ़ायदे के यहाँ पर उसके साथ खुश रहे और यहाँ पर उसे इतना अप्रिशिएट करे, ये चीज़ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तब यहाँ पर वो छान से कहती कि मैं भी आई और डेजी के साथ वहाँ से वो चली जाती है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर छान को चिल्लाती है, बिकॉज ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग भी छान को यहाँ पर डेजी को और यूना को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर छान उन्हें कहने लग जाता है कि ग्रैंडमा वो मेरी वाइफ है, मुझे पता है कि आखिर वो कितनी स्मार्ट है। ग्रैंडमा कहते कि देख लेना, अगर यहाँ पर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। जब वो लोग यहाँ पर शांति से ब्रिज की ओर पहुँचते हैं, तब यहाँ पर डेजी यूना से कहने लग जाती कि देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम दिखने में ब्यूटीफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मिसेस चान की पोजीशन को सिक्योर कर पाओगी। यूना बोलती कि अरे वाह, मैं इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। डेजी बोलने लग जाती कि चाहे तुम यहाँ पर कितना भी हाथ पर क्यों ना मार लो, तुम इस जगह को कभी भी अपना नहीं बना सकती हो। यूना कहती कि लगता है तुम भूल रही हो अभी अभी क्या हुआ था, तुम्हारे गिफ्ट से ग्रैंडमा इम्प्रेस नहीं हुई थी, मेरे गिफ्ट से तो बहुत हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर अपना जेड का ब्रेसलेट मुझे दिया भी है, और अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही चाह सकती हूँ। डेजी फिर यहाँ पर अपने पर्स से कुछ फ़ोटोज़ निकालती है, ऐसे फ़ोटोज़ जो कि यहाँ पर उसके और छान के थे, और वो उसे बता रही थी कि तुम देख रही हो हमारे पीछे क्लोजेस,
यूना यहाँ पर कहने लग जाती है कि कहीं ये फोटोज फेक तो नहीं है, बिकॉज मैंने कभी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं की उसके साथ में। वो तो हमेशा एकदम जेंटल पर्सन की तरह रहता है। ये सुनकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आने लग जाता है एंड यूना उन फोटोज को उसके ऊपर ही फेंक देती है। जहाँ पर डेजी जब उसे मारने वाली थी तो वो भी यहाँ पर अपने हील से उसके पैरों पे ही मार देती है, इसके पहले कि डेजी यहाँ पर कुछ कर सके। और जब सेकेंड टाइम यहाँ पर डेजी उनके ऊपर हाथ उठाने वाली थी तब वहाँ पर चान आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। डेजी फिर कोशिश करती कि वो चान का यहाँ पर ब्रेन वॉश कर सके यूना के अगेंस्ट, पर ऐसा नहीं होता। यूना उसे कहती कि हस्बैंड जरा इन फोटोज को देखो और मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। उन फोटोज को ऊपर से देखते यहाँ पर चान कहने लग जाता है कि इतनी गंदी एडिटिंग कौन कर सकता है। सचमुच मुझ पर बिलीव करो, सिर्फ और सिर्फ एडिटेड फोटोज है, कोई रियलिटी नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें ही पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे अपना जैकेट देता है और लेकर जाने लग जाता है। डीजी को गुस्सा आता है जहाँ पर वो उनके पीछे जाना चाहती थी, बट असिस्टेंट उसे वहीं पर रोक देता है। डीजी कहते हैं कि देखो तुम सब मिलकर यहाँ पर मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, मैं ग्रैंडमा से कंप्लेन करूंगी तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। असिस्टेंट बोलता है कि जो करना है करिए, मेरे बॉस के मैं ऑर्डर्स को फॉलो जरूर करूंगा। जान यहाँ पर यूना को लेकर आ जाता है कमरे में और समय यहाँ पर वो यूना से क्लोज होने लग जाता है। यूना से कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था। चान उसे यहाँ पर शांत रहने के लिए कहता है एंड बोलते कि बाहर यहाँ पर ग्रैंडमा कान लगा कर सुन रही होंगी कि आखिर हमारे बीच क्या चल रहा है। हम यहाँ पर ग्रैंडमा को भी देखते हैं सचमुच वहाँ पर आकर बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पर यूना फेक एक्ट करने लग जाती है। चान बोलता है कि ऐसे तो वो हमें यहाँ पर बिल्कुल पकड़ लेंगी, और जब वो उसके पास जाने वाला था उसका पैर इतने में फिसल जाता है। दोनों यहाँ पर बेड पर होते हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडमा को कंफर्म हो जाता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर गुड न्यूज़ आने वाली है। तब वो वहाँ से चली जाती है और वही दूसरे यहाँ पर यूना कहते हैं कि शायद से अब तक तो ग्रैंडमा जा चुकी होंगी, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। और तब छानू से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊँगा। यूना मना करती है, कहते कि मैं फ्लोर पर सो जाऊँगी, तुम बेड पर सो जाओ, यहाँ पर एक ही बेड है। शान बोलता है कि अरे वाह, तुम यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। वो कहते कि हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ग्रैंडमा को फिक्र होगी, वरना अगर तुम नहीं चाहते कि हम दोनों में से कोई भी ज़मीन पर सोए तो आई थिंक हम दोनों को बेड पर सोना होगा। और वैसे भी यहाँ पर बेड बहुत ही हो जाए, दोनों के दोनों एडजस्ट हो जाएंगे और मैं पक्का तुम्हें पर परेशान नहीं करूँगी। वो उसी बातों पर यहाँ पर हंसने लग जाता है और शार लेने के लिए चला जाता है। जब यहाँ पर ना सो रही होती तब यहाँ पर छान उसे फोरहेड पर किस करता है और बस एक ही चीज़ विश कर जाता है कि आई होप कि एक दिन तुम मुझे यहाँ पर रियल लव करोगी, ना कि एक ऐसा लव जो कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में चान यूना को हेल्प करता है रेडी होने में और वो मेक श्योर करता है कि यूना यहाँ पर वो जेड कपड़े से ज़रूर पहने। वही दूसरा ग्रैंडमा, डेजी और उसके डैड तीनों मिलकर यहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहे थे और डेजी सिर्फ ताने मार रही थी यूना को कि कितनी बदतमीज़ है। मैंने आज तक इतनी बदतमीज़ लड़की को कभी नहीं देखा है जो कि हमसे बड़ों को कभी इतना इंतज़ार करवा रही हो। मैं तो रुक सकती हूँ ग्रैंडमा, बट उसे आपका तो ख्याल होना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते। उस समय यहाँ पर यूना ग्रैंडमा को सर्व करती है तो चान भी चाहता था यूना उसे भी सर्व करे, बट इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ग्रैंडमा चान पर चिल्लाते कह रहे खुद के पास हाथ नहीं है, खुद सर्व कर लो। आखिर मेरी बेटी को यहाँ पर पूरी मेहनत करे, उसके तो हाथ यहाँ पर एकदम सॉफ्ट से और डेलिकेट से, जहाँ पर हमें उसे तो ये काम भी नहीं कराना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर वो हंसने लग जाता है बिकॉज उसे अच्छा लग रहा था कि ग्रैंडमा यहाँ पर यूना की इतनी केयर कर रही हैं। वही दूसरे यहाँ पर यूना उसे एग रोल देती है, जिसे देखते ही यहाँ पर डेज़ी मना कर देती है, बताते हुए कि उसे एग्स नहीं पसंद, वो नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर वो एग्स खा लेता है, ये कहते हुए कि यूना ने मुझे कहा कि वो बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया है। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर वो उसे कैरेट देने जा रही थी तब डेज़ी के डैड मना करते बिकॉज बचपन से यहाँ पर तो चान को कैरेट की स्मेल तक नहीं पसंद थी। यूना को बुरा लगने लग जाता है बिकॉज उसे चांद के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, उसे ऐसा फील होने लग जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर चांद वो कैरेट भी खा लेता है। ये कहते हैं कि कैरेट खाने से यहाँ पर आइज की शक्ति इम्प्रूव होती है, इसलिए मेरी वाइफ के कहने पर मैंने ये भी खाना शुरू कर दिया है। और वह ऐसा करते हुए सभी के सामने ये प्रूव करना चाहता था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पर यूना की गलती किसी चीज़ में भी नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर वो उसे सपोर्ट कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर यूना को उसके डैड का कॉल आ जाता है। आने समय यहाँ पर अंकल इस पर चिल्ला रहे होते कि अचानक से तुम कहाँ पर गायब हो गई हो। यूना उनसे पूछने लग जाती कि आखिर क्या हुआ है, और तब यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि यूना की मम्मा यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है।
जिसके बाद यूना जाकर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ेगा, और वह वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ कहते कि जब मन चाहे तुम हमेशा यहाँ पर आ सकती हो और मुझसे मिलकर ढेर सारी बातें कर सकती हो, और हाँ, अगर इस लड़के ने तुम्हें सताया तो ज़रूर मुझे बोलना। जिसके बाद वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हॉस्पिटल रूम में जाने से पहले वो अपने जेब के ब्रेसलेट को निकाल कर पर्स में रख देती है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाती, अंकल यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को पे करना है, और तुम हो जो कि यहाँ पर इतनी आसानी से चीज़ों को लिए जा रही हो, ऐसा तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यूना कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप बोल क्या रहे हैं। अब मैं तो नर्स नहीं हूँ जो कि 24 आवर्स यहाँ पर मॉम के साथ रह पाऊंगी। एंड अंकल यहाँ पर उस बिल की बात कर रहे होते हैं। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसे अच्छे से याद होता है कि रिसेंटली यहाँ पर उसे अपने डैड को ढेर सारे पैसे दिए थे हॉस्पिटल बिल्स के लिए। अब वो पैसे यहाँ पर विद इन 2 to 3 डेज कैसे खत्म हो सकते। अंकल यहाँ पर उसे सभी के सभी बिल्स दिखाने लग जाते हैं, कहते कि ध्यान से देखो और अपनी आंखें खोल कर देखो कि रोज यहाँ पर कितना ज्यादा पे करना पड़ता है। तुम्हें लगता है उतने पैसे में यहाँ पर एक हफ्ता गुजार सकता मैं। जिसके बाद में यहाँ पर यूना डिटेल में सारी चीजें देख रही होती है और उसे यहाँ पर डाउट जाता है कि ये एक फेक बिल हो सकता है यूना से पैसे हड़पने के लिए। और वो जेन्युइनली अपने डैड पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। तब यहाँ पर वो उनसे क्लियरली कह देती है कि काम करते हैं पुलिस को बुला लेते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के डीन को, बिकॉज ये सारे बिल्स तो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे। अगर हॉस्पिटल वालों ने कोई घपला किया होगा तो पुलिस ज़रूर उन्हें पकड़ लेगी। अब अंकल को पता था कि उन्होंने ये फेल बिग बनाया हुआ है, विच मीन्स अगर पुलिस आती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर वो यूनक को मना करते और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते। लेकिन तभी वहाँ पर चान आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर अंकल से क्लियरली कह देता है कि आप यूना को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते। यूना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, अगर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसे यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अंकल इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं, तब वो उससे बताते कि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है, तो पेनल्टी उसकी डबल ट्रिपल लग जाएगी। एंड यहाँ पर वो अंकल को अपना कार्ड दे देता है ताकि अंकल अपने आगे का मुंह न खोल पाए। जिसके बाद में यहाँ से वो यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे घर पर लेकर जाता है और वो उसके पैरों की मरहम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर यूना ये सब कुछ उसे करने से मना कर रही थी। चांद बोलता है कि बस भी करो, अगर मुझे चोट लगी होती तो तुम भी ठीक करती, और सेम काम मैं ही तो कर रहा हूँ, और ऐसे भी तुमने मुझसे झूठ बोला है। यूना सभी बातों को याद करना शुरू कर देती है कि आखिर उसने कब यहाँ पर चांद को झूठ बोला था। तब चांद उसे कहने लग जाती है कि अभी आज के दिन तुमने कहा था कि तुम कंपनी में किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, पर तुम तो यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही थी फैमिली इमरजेंसी की वजह से। ये बातें तुम यहाँ पर मुझे भी बता सकती थी, मैं तुम्हें जॉब करने आ सकता था, मैं कभी तुम्हें यहाँ पर ना किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। तब यूना उसे समझाने लग जाती कि उसने इतना कुछ तो नहीं सोचा था। वो उसे समझा रही थी कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं अकेले गई, और ऐसे भी जान माँ तुम्हारे साथ कितने टाइम बाद लंच खा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वह जान यहाँ पर यूना से प्रॉमिस करवाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई भी सिचुएशन आए तो फिर हर बार यूना को यहाँ पर जान को बताना होगा, ताकि एटलीस्ट जान सेफ्टी के लिए उसके वहाँ पर रहे तो सही। वही दूसरा में यहाँ पर देखकर डेजी को जो कि वेट कर रही थी क्योंकि आज उसका यहाँ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो होने वाला है छान के साथ में, यूना के साथ में, और यहाँ पर वो यूना को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है तभी वो सभी के सामने यहाँ पर प्रूव कर सके कि यूना और छान सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, ना कि रियल लव में है। तभी यहाँ पर उसकी स्टाफ आ जाता है, वो क्वेश्चंस को बदल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं और साथ साथ यहाँ पर थी डेजी जो कि उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। और फाइनली वो जाकर क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि क्या ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या कोई बिजनेस मैरिज है। उस समय यहाँ पर छान उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूना नर्वस हो रही थी। तब छान यहाँ पर खुद ही उस स्टोरी को शुरू कर देता है, जिस स्टोरी के अकॉर्डिंग छान यहाँ पर पहली बार यूना को पेरिस में देखा था। तब यहाँ पर छान ने अपने डैड को कॉल लगाया था और वह वही दिन था जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उस समय छान यहाँ पर अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे था और बारिश भी तेज़ी से हो रही थी। तब यूना ने आकर यहाँ पर अम्ब्रेला दिया था और वह वहाँ से जा चुकी थी, और ये फर्स्ट टाइम था जब छान ने यहाँ पर यूना को देखा था और उसे फर्स्ट साइड लव ही हो चुका था। यूना मन ही मन सोचने लग रहा था कि अरे वाह, स्टोरी बनाना तो कोई उससे सीखे, बट उसे पता नहीं होता है कि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, ना कि बनी बनाई स्टोरी। फिर वही दोस्तों यहाँ पर छान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, जिस कॉल को पिक करने के लिए वो चला जाता है एंड यहाँ पर हो जाती है यूना और डेजी। तब डेजी यहाँ पर यूना को वायलिन प्ले करने के लिए कहती है बिकॉज यहाँ पर इन सब के अकॉर्डिंग छान ने उस पर्सन के साथ शादी की है जिससे वह करने वाला था, और छान ने उनकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ गलत बता रखी थी कि वो कौन है करके।
तब सभी के अकॉर्डिंग यूना वहाँ पर वही पर्सन होती है, जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी उसे वायलिन प्ले करने के लिए कहती है। यूना को अच्छे से पता था कि उसे वायलिन प्ले करना नहीं आता, बट इन सभी लोगों के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई है, जहाँ पर वायलिन एज ए म्यूजिशियन सब्जेक्ट सिखाया भी जाता है। यूना डेज़ी को मना कर देती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल मेरा तो मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे प्ले नहीं करना चाहती हूँ। डेज़ी बोलती है कि मन नहीं है तो क्या हुआ, थोड़े बहुत नोट्स प्ले कर दूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा। एंड तब स्टाफ को यहाँ पर वो वायलिन के साथ बुलाने लग जाती है। हम यहाँ पर वो स्टाफ को देखते जो कि मिनी होती है, और जैसे यहाँ पर मिनी यूना को देखती है वो हैरान हो जाती कि आखिर यूना ये अटायर में यहाँ पे क्या कर रही है। इस वजह से उसके हाथों से वो वायलिन गिर जाता है, जहाँ पर उसकी एक स्ट्रिंग निकल आती है। तब स्ट्रिंग निकल आई है तो यूना प्ले कैसे कर सकती है, और तब यहाँ पर डेस्टिनी भी यूना के साइड में था, जिसके बाद डेज़ी कहती है कि लगता है यहाँ पर मेरे नसीब में है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम तुम्हारे वायलिन म्यूजिक को सुन लेंगे। यूना वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ वो मिनी उससे पूछती कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तब यूना यहाँ पर उसे प्रॉमिस करवाती कि सारी बातें जो यूना सिक्स के साथ में शेयर करने वाली है, वो बातें यहाँ पर वो किसी को भी नहीं बताएगी। और यहाँ पर यूना उसे बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने मिस्टर चान की वाइफ को रिप्लेस किया हुआ है, यानी कि उसके फियांसे को, बट इस बारे में यहाँ पर किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बात यहाँ पर किसी को भी नहीं बताएगी, और वो उसे ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। और वही दूसरे यहाँ पर सामने से आ जाती है डेज़ी अपने एक फ्रेंड के साथ, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई थी। तब यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि ज़रा बताओ, क्या तुमने ये यूना नाम की लड़की को कहीं पर भी देखा है। डेज़ी की फ्रेंड यहाँ पर कंप्लीट डिनाई कर देती है, ये कहते हैं कि नहीं तो, मैंने इस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा। और यहाँ पर यूना की चोरी पकड़ी जाती है, पर यूना भी यहाँ पर बहुत स्मार्ट होती है। वो यहाँ पर उस लड़के से कहने लग जाती है कॉलेज के सारे कैंटीन के साइट, सीक्रेट अड्डा, वो सभी चीज़ें। वो लड़की कहती है कि शायद से यहाँ पर मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर इस यूना को इतनी सारी बातें कैसे पता है। यूना यहाँ पर डेज़ी को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे वही समझा रही थी कि चाहे वो कितना भी हाथ पर क्यों न मार ले, यहाँ पर छान उसके हाथों में कभी नहीं आने वाला है। गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसके सर पर वास फेंकने वाली थी। यूना तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और तब वहाँ पर छान भी आ जाता है, जो कि डेज़ी की शर्ट को देखकर उससे गुस्सा करने लग जाता है और यूना को यहाँ से सेफली लेकर चला जाता है। डेज़ी को समझ नहीं आता कि अगर ये लड़की फेक है तो फिर इसके पास इतनी ज़्यादा क्लियरेस्ट और नीट इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। वही दूसरा जब छान और यूना घर पर थे, तब छान यहाँ पर यूना से वही क्वेश्चन कर रहा था कि यूना को यहाँ पर उस कॉलेज के सीक्रेट अड्डों के बारे में, वो स्पेशल प्लेसेस के बारे में और कैंटीन के बारे में, वो सारे डायरेक्शंस कहाँ से मिले। तब यूना उसे बताने लग जाते और साथ साथ ये भी कहते कि तुमने कहा था कि मुझे यहाँ पर अपने होमवर्क ढंग से करने पड़ेंगे, इस वजह से। तब वहाँ पर आ जाती है एक स्टाफ, जो आकर यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स यूना को देती है, ये बताते हुए कि ये गिफ्ट यहाँ पर ग्रैंडमा की तरफ से। तब यूना यहाँ पर हल्का सा उस बॉक्स को ओपन करती है और इसी स्पीड में यहाँ पर क्लोज कर देती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही क्यूट से नाइट ड्रेसेस रखे हुए थे। छान से पूछा है बट वो उसे बताती नहीं है, एंड छान धीरे धीरे यहाँ पर से क्लोज हो जाता है, लेकिन बस फोरहेड किस कर उसे गुड नाइट बोलकर यहाँ पर वो अपने बेड पर चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर आधी रात को ना ही छान को नींद आ रही थी और ना ही यहाँ पर यूना को नींद आई थी, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, वो भी इंटेंस वाला। और ये केस यहाँ पर धीरे धीरे मेकआउट में टर्न हो जाती है, बट ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूना का सपना होता है। वो यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करती है कि आखिर वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और ये चीज़ देखकर यूना यहाँ पर हैरान हो चुकी थी, जहाँ पर उसे मॉर्निंग वाली चीज़ की याद आ रही होती है। तब वहाँ पर आ जाता है छान, जो कि उसे यहाँ पर बता रहा होता है कि उसने फर्स्ट टाइम एंटायर ब्रेकफास्ट खुद से कुक किया है। यूना भी उसे वही क्वेश्चन करती है कि तुम्हें कुक करने की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी नानी यहाँ पर घर पर है। तब वो उसे बताने लगती कि नहीं, सारी नहीं है, बस एक ही है जो कि सभी चीज़ों को मैनेज करती है, और वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो अपने गांव गई हुई है, तो तक यहाँ पर सभी को छुट्टी दे रखी है। ये सुनने के बाद यूना यहाँ पर उस खाने की बहुत तारीफ करती है, एज इफ उसे वो खाना यहाँ पर बहुत पसंद आ रहा हो। वही दूसरी यहाँ पर यूना होती है, जो कि यहाँ पर चांद से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर वो उसकी कंपनी में वर्क करना चाहती है। चान उससे पूछने लगता है तो फिर तुम पहले कभी इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आई। यूना उसे बताने लग जाती है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे बहुत बार इंटरव्यू से ठुकरा दिया गया था, इस वजह से यहाँ पर एज अ रिसेप्शनिस्ट वर्क करना पड़ रहा था।
तब वहाँ पर अचानक से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चीज़ों का टेक केयर कर लूँगा। और जब यहाँ पर वो ऑफिस में जाता है तब वो असिस्टेंट को इसी बात के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या हम लोगों को यहाँ पर जॉब उनका फैमिली बैकग्राउंड देख कर लेते हैं। तब तो यहाँ पर असिस्टेंट को भी खुद ये बात पता नहीं थी, बिकॉज ये चीज़ें तो यहाँ पर लीगल नहीं होनी चाहिए कि किसी का बैकग्राउंड चेक कर कर हम उसे जॉब दे। तब यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि हो सकता है यहाँ पर एचआर इसमें मिली जुली होगी, बट आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्दी इसी पर वर्क करेंगे और मैं तुरंत ही पता लगा दूंगा। वहाँ से वो जाने वाला था पर जाने से रोकता है और रोककर उसे एक्स्ट्रा काम दे देता है कंपनी के रिगार्डिंग, बिकॉज अब यहाँ पर उसकी वाइफ यूना यहाँ वर्क करने आने वाली है। तो वो चाहता है कंपनी का पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर एकदम से हेल्दी रहे, कोई भी बाहर का पोल्यूशन वाला एयर तक अंदर नहीं आना चाहिए। और वो तो यहाँ पर 30 सारी चीज़ों में चेंज करवा देता है। वही दूसरी यहाँ पर फाइनली यूना ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर मैनेजर आकर उसे उसके सारे काम बता रही होती है। एंड असल में यहाँ पर यूना ने अचानक एक दूसरे के साथ फिक्स किया था यूना के अकॉर्डिंग कि वो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी ऑफिस में रिवील नहीं करेंगे, ताकि वर्क यहाँ पर नॉर्मली होता रहे और कोई भी वर्क में डिफरेंसेस नहीं आ पाए। इतने में यहाँ पर यूना एक सस्पिशियस पर्सन को नोटिस करती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कुछ समय बाद जान वहाँ पर असिस्टेंट के साथ आता है और इस समय वो यूना को देखकर खुश होता है, बट वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ चुका था जो कि यहाँ पर उससे माफ़ी मांग रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर उसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया था। चार उसे मना करने लग जाता है कि वो उसे माफ़ नहीं करने वाला, यहाँ पर ऐसे लोगों की जगह बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड का गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो, मेरी बेटे की तबीयत यहाँ पर बहुत ख़राब है, इस जॉब की वजह से मैं यहाँ पर एक तो उसकी मेडिकल फीस पे कर पा रहा था और अब तुमने मेरी जॉब यहाँ पर मुझसे छीन ली है। जानबूझ से वही बता रहा होता है कि उनकी खुद की गलती की वजह से उनकी जॉब उनके हाथों से जा चुकी है। तब गुस्से में आकर अंकल उस पर रेड पेंट फेंकने वाले थे, जिसका मैथोलॉजिकली ये आंसर होता है कि वो इंसान ज़रूर जल्दी मरेगा। बट तब वहाँ पर यूना बीच में आ जाते और वो पेंट उसके ऊपर गिर जाता है। तब यहाँ पर चांद तुरंत ही स्टाफ को बुलाता ताकि वो लोग क्लीन कर सके। एंड तब यहाँ पर यूना उस अंकल के वॉलेट में फ़ोटो देखते हैं उनकी बेटी का। तब अंकल यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मेरी बेटी का सारा काम, सारा प्रेशर मुझ पर आने लग गया था, जहाँ पर चीज़ें बढ़ती जा रही थी और वो बीमार है, तो टेंशन के मारे मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक करने की वजह से मैं यहाँ पर नाप लेता रह जाऊँगा। यूना को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, उसे बस एक नॉर्मल सी नैप ली थी, इस वजह से यहाँ पर चान ने उसे फायर कर दिया था। तब यहाँ पर चान उसको समझाने वाला था, लेकिन यूना उसे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है, ये समझाते हुए कि उन्हें यहाँ पर इसे फायर नहीं करना चाहिए, वो बस एक छोटी सी गलती थी। चान उसे लेकर यहाँ पर कैबिन में जाता है और उसे समझाता है कि उसके इस बिजनेस में उसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यूना से बोल रही होती, लेकिन तुम उस पर्सन के साथ यहाँ पर इनजस्टिस कर रहे हो। एंड चारों से एक्सप्लेन करता कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम ही है यहाँ पर पूरे टाइम अलर्ट रहना। अगर वो काम नहीं कर सकता तो कौन सा ये काम है उसके लिए। और ऐसे भी अगर वो अलर्ट मोड पे नहीं है और अचानक से कंपनी में कुछ हो जाता है तो फिर यहाँ की सेफ्टी का क्या हालत होगा। तब वहाँ पर से यूना वहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट रखकर वहाँ पर उसे बता रहा होता कि माफ़ करिएगा, आई थिंक आपको ये बात जाननी चाहिए कि यहाँ पर उनके मॉम की जो डेथ है वो एक ड्रंकन ड्राइवर मैन की वजह से हुई थी, इसलिए यहाँ पर ड्रंक पर्सनों को इतना सजा नहीं मिलती है, उन्हें एक नॉर्मल पर्सन माना जाता है, लेकिन उस चीज़ की वजह से किसी और की लाइफ रिस्क में आ सकती है। फिर यूना को इस चीज़ के लिए बुरा लगने लग जाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर कितनी डिफ़िकल्टी हो सकती थी और लाइफ कितने रिस्क में आ सकती थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर रात जाती है जहाँ पर यूना चांद का वेट करी थी और आज का पूरा डिनर यूना ने खुद ने चांद के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया था। पर चांद यहाँ पर मूड में नहीं था, वो सीधा यहाँ पर स्टेयरकेस के थ्रू अपने बेडरूम में जाने लग जाता है। तब यूना उसके पीछे पीछे दौड़ती है और उसी समय अचानक से लाइट चली जाती है जहाँ पर उसका पैर फिसल कर गिरने वाला था। पर चांद उसे संभाल लेता है क्योंकि यहाँ पर वो भी गिरता और यूना भी गिरती है उसी के ऊपर, जहाँ पर लेटे लेटे यूना से माफ़ी मांग रही होती है। चांद कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उठोगी तब मैं सांस ले पाऊंगा। जिसके बाद उन्हें यहाँ पर एक डॉग की आवाज़ आती है। यूना चाहती थी कि यहाँ पर वो डॉग को रेस कर पाए और चांद उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर रेडी हो जाता है, जहाँ पर यूना उसे थैंक यू बोलने लगती है।
वही दूसरे वो असिस्टेंट को जाकर उस डॉग को एक टेस्ट करवाने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर उसे प्रोबायोटिक्स के इंजेक्शन दे दिए जाए और इसके अंदर से जितने भी जर्म्स हो या फिर डर्माट्स हो वो सब कुछ मर जाए। एंड तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चांद को एक्चुअल में डॉग हेयर से एलर्जी है और ये बात यहाँ पर यूना को उसने बताई नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर वो यूना के डिसीजन से खुश है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर यूना ने स्पेशल सूप प्रिपेयर किया था उस डॉग के लिए, पर यहाँ पर छाना कर सूप को टेस्ट करने लग जाता है। यूना उसे कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं है, उस डॉग के लिए। पर छान कहता है कोई बात नहीं, इसे हम भी पी सकते बिकॉज वेजिटेबल से ही तो बना होगा। इतने में यहाँ पर उसका मुंह जल जाता है, तब यूना उसकी हेल्प कर रही होती है और उन दोनों के पीछे क्लोजेस बढ़ जाती है, जहाँ पर यहाँ तो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और छान वापस से सूप को टेस्ट कर रहा था, जहाँ पर स्टाफ उसे मना भी करती है क्योंकि वो सूप यहाँ पर स्पेशली डॉग के लिए बना गया था। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि उसने डॉग के मेडिसिन भी डाले होंगे। इसके बाद में यहाँ पर वर्क कर रहा था, तब असिस्टेंट आकर यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि यूना मैडम ने तो यहाँ पर काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। आज तक मैंने ऑफिस में से किसी को भी सर्वे खुद जाकर करते हुए नहीं देखा है। सभी लोग ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म बनाते और सेंड कर देते, बट मैडम तो खुद यहाँ पर सर्वे के लिए गई है। जिसके बाद जान भी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर जाता है और वो लोग नोटिस करते कि यूना अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है। तब वो असिस्टेंट को यहाँ पर जल्दी छुट्टी दे देता है खुशी में और वो चला जाता है यहाँ पर यूना के पास, जहाँ पर वो लोग एंटायर मार्केट साथ घूमते। फिर यूना से बताते कि मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर चलती हूँ खाने के लिए, और वो होता है स्ट्रीट फूड। बेचारे छान को लग रहा था कि वो बहुत ही रोमांटिक प्लेस पर जाने वाला है, लेकिन स्ट्रीट फूड देखकर तो यहाँ पर वो सैड और अपसेट हो जाता है। यूना कहते कोई बात ही मत खाओ, ऐसे मैं ही खा लूँगी, लेकिन वो इतना डिलीशियस होता है कि छान भी उसे खाने लग जाता है। और वो लोग यहाँ पर लोकल बियर पीते जिसके अंदर अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। छान तो यहाँ पर ढेर कैन पीता, बट फिर भी वो ठीक से बचा था। बट यूना तो यहाँ पर एकदम हैंगओवर में जी रही होती है, जहाँ पर कुछ समय बाद तो उससे याद ही नहीं था कि छान उसका खुद का हस्बैंड है। वो उसे हैंडसम मैन बुलाया जा रही थी और उसका इंटरव्यू ले रही थी, ऐसे वो दोनों के दोनों यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर हो। इतने में यहाँ वो सो जाती है, जहाँ पर छान उसे लेकर घर आ जाता है। उतने यहाँ पर यूना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। छान कहने लग जाता कि लगता है रात को क्या क्या तुमने मेरे साथ किया, बस सब कुछ मुझे तुम्हें याद दिलाना ही होगा। यूना कहते कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे याद है कि हम यहाँ पर कुछ स्ट्रीट डिनर करने के लिए गए थे और उसके बाद हम घर आकर सो गए थे। छान से कहते कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता और अब तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ऐसा करते हुए यहाँ पर वो उसे टीज ही कर रहा होता है। इतने में वो लोग जब ब्रेकफास्ट ले जाते, जहाँ पर स्टाफ इन लवी डवी कपल्स को देखकर खुद ब्लश कर रही होती है। यूना को तो यहाँ पर इतना शाय फील होता है, वो इतनी शर्मा जाती है कि वो वहाँ से ऑफिस के लिए भाग पड़ती है। फिर वे दोस्त हम यहाँ पर देखते जहाँ पर यूना चली जाती है उस आंटी के पास उनकी मदद करवाने के लिए। तब यहाँ पर वो सभी फ्रूट्स को ध्यान से देख रही थी। आंटी इतने में यहाँ पर फ्रूट डिलीवरी करने के लिए जा रही होती, पर यूना उनसे इंसिस्ट करती कि वो खुद जाएगी कुछ समय बाद में। जी यहाँ पर यूना को यहाँ वर्क करते देख गुस्से में आ जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा दर्द पड़ चुका है, हमारी रेपुटेशन डाउन हो गई है और ये इतना हैप्पीली यहाँ पर अपनी लाइफ को जी रही है। तब वो ठान लेता है कि वो यूना को यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, जितना यहाँ पर सजा उसे मिली है वो यूना को भी दिलवा कर रहेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है उस फ्रूट्स को डिलीवर करने के लिए, और उस समय यहाँ पर छान आ जाता है। यूना तभी यहाँ पर चांद को कॉल लगाती है और जैसे ही वहाँ पर जी आ जाता है वैसे यहाँ पर बास्केट उसी के ऊपर फेंक कर भागने लगती है, जिस चक्कर में उसका फ़ोन भी वहीं पर गिर जाता है और कॉल कट हो जाता है। जब छान से वापस कॉल लगाता है तब वो कॉल लग ही नहीं रहा था और छान को यहाँ पर फील होने लग जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए वो असिस्टेंट के साथ तुरंत ही निकल पड़ता है। यूना वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वही दूसरा होता है जी, जो कि उसे यहाँ पर कोई तो मेडिसिन स्मेल करवाता है, जिस वजह से यहाँ पर यूना को डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। जी इसके पहले यूना को वहाँ से लेकर जाने लग जाए वहाँ गार्ड्स और छान सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ वह छान तो उसे बहुत पीटता है और फिर यूना को लेकर घर चला जाता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि यूना को यहाँ पर ड्रग स्मेल करवाया गया है, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो खुद के सेंसेस में नहीं है। उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे, जहाँ पर वो छान से क्लोज हुई जा रही थी और यहाँ पर वो सिर्फ से उसे किस करना चाहती थी। छान यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करने की भी कोशिश करता है, बिकॉज वो लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर क्या पता यूना को यहाँ पर कुछ भी याद ना रहे, पर फिर भी यहाँ पर वो लोग एक ब्यूटीफुल सा किस करते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। पर फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रात को उसकी नींद खुलती है और यहाँ पर छान उसे कुछ भी बोलने से मना करता है, बिकॉज उसे पता था यहाँ पर यूना के लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई होंगी। उस समय वहाँ पर वो उसे लेकर टेरेस पर चला जाता है और दोनों एक बार फिर से एक साथ ड्रिंक करने के लिए बैठते।
तब यहाँ पर यूना को रियलाइज़ होता है कि शायद से यहाँ पर वो चांद से इमोशनली कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड होना शुरू हो रही है, जो चीज़ उसके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, विच मीन्स वो लोग एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। जिसके बाद में यहाँ पर छान को भी ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है, और जब वो शाह ले रहा था तो वो बार बार इस बात को सोचकर ब्लश किया जा रहा था कि फाइनली उसकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। यूना चली जाती है यहाँ पर मिनी से मिलने के लिए, और उसे बता रही होती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मिनी कहते कि सब मुसीबत तो ना कहते, इसे तो गुड न्यूज़ बोलते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ मिल चुका है। यूना उसे समझाती कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एक बार ही खत्म, विच मीन्स डिवोर्स, और ऐसे भी इसके बदले में यहाँ पर उससे पैसे ले रही हूँ। मिनी उसे पूछ लग जाती कि जरा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए तब तुम छान को चूज करोगी या पैसे को? अब वो रैपिड फायर के टाइप क्वेश्चन पूछे, जहाँ पर यूना का रिस्पॉन्ड बड़ा क्विक होता है और जो कि होता है छान। मिनी बोलते कि देखा, अब हो सकता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप में रह रहे कि छान को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई हो, तो एक बार कन्फेस करके देखो, तुम्हें उसके बारे में भी पता चल जाएगा। फीलिंग्स हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। यूना से कहते कि बट व्हाट इफ यहाँ पर वो इन चीज़ों को लेकर मुझसे झूठ बोल दे, तो कि यहाँ पर उसे फीलिंग्स है और ताकि मुझे बुरा ना लग सके। तब वो उसे कहते कि फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। मैन यहाँ पर अक्सर ऑनेस्ट होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन बहुत बार झूठ भी। वही दूसरे यहाँ पर यूना ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर आज तो जो ऑफिस में डबल काम था। तब छान आ जाता है यहाँ पर ऑफिस रोमांस करने के लिए, पर यूना बार बार उसे दूर की जा रही थी। वो लोग उसे कैबिन में जाता और छान धीरे धीरे यूना से क्लोज हो रहा था ताकि वो उसे यहाँ पर सिंपली किस कर सके, पर उस चीज़ के लिए यहाँ पर यूना पीछे हट जाती। लेकिन यूना डेज़ी को जैसे आते देखती है वो छान को किस करने लगती है। डेज़ी के आने के बाद यहाँ पर छान को रियलाइज होता है कि यूना ने उसे क्यों किस किया, और ये भी साइन ऑफ जेलसी होती है, विच मीन्स अ साइन ऑफ लव। इसलिए यहाँ पर छान और खुश हो जाता है। डेज़ी को तो गुस्सा आ रहा था और वो शान को सुना रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमने मुझे ऑफिस में आने से मना किया और ऑफिस में तुम दोनों ये सब कुछ कर रहे हो। छान बोलता कि देखो, ये मेरा ऑफिस है, मेरा जो मर्जी में आएगा वो मैं करूँगा, और हाँ, तुम अलाउड नहीं हो तो नहीं अलाउड हो, मगर सबने मेरे वाइफ के साथ गलत किया है। ऐसा बोलकर वो तो उस समय भी उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरे यहाँ पर उस ऑफिस में एक न्यू कमर भी आ चुकी थी, जिसका नाम यहाँ पर शीन होता है। तब यहाँ पर ऑफिस वालों को पता चल चुका था कि यहाँ पर तो प्रेसिडेंट की वाइफ भी वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं थी। उनका सारा शक यहाँ पर चला जाता है यूना के पर। लेकिन एक बच्ची आकर यूना को मॉम बुलाने लग जाती। तब उन्हें लगता कि नहीं नहीं, अभी तक तो यहाँ पर वो अंकल डैड नहीं बने हैं, लेकिन उनके प्रेसिडेंट डैड नहीं बने, विच मीन्स यूना नहीं हो सकती। तब वो लोग शीन को यहाँ पर उनकी वाइफ मानकर उसे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देते। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट भी यूना की आइडेंटिटी जाकर यहाँ पर छान को बता रहा था। छान हैरान था कि आखिर ये बच्चे उसे मॉम कैसे बुला रही है, एंड तब पता चलता कि ये तो वो सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है जिसकी हालत बहुत खराब थी, और वो यूना को मॉम इसलिए बुला रही है बिकॉज यहाँ पर उस बच्चे के अकॉर्डिंग यूना की मदद की वजह से उसे एक रीबर्थ मिला है, और यहाँ पर इस बार उसे बचाने वाली, उसे जन्म देने वाली यहाँ पर यूना ही है, इसलिए वो उसे यहाँ पर गॉड मदर बुलाया करती है। जहाँ पर छान को अच्छा लगता है यूना ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन चीज़ों को लेकर। वही दूसरी यहाँ पर यूना स्नैक्स लेने जा रही थी, तब सामने से एक पर्सन आता है जिससे उसकी टकरार हो जाती है। वो पर्सन यहाँ पर बहुत ही लो फील कर रहा था। तब यूना यहाँ पर से कैंडी देती थी ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके, और वहाँ से चली जाती है। यूना होती है यहाँ पर जो कि छान के डेस्क पर जाकर मिल्क रखती है, और छान भी सेम मिल्क जाकर यहाँ पर यूना की डेस्क पर लगता है। जो अपनी अपनी डेस्क पर जब दोनों जाते हैं तब उन दोनों को लगता है कि आखिर यहाँ पर मेरी ड्रिंक उसने लौटा के दी, तो वो लोगों को पता चलता है। फिर दोनों ने एक दूसरे को सेम ही ड्रिंक देकर रखी है। छान मन ही मन कह रहा था कि देखा, पूरा यूनिवर्स यहाँ पे मेरे साथ है ताकि मैं यूना के साथ फॉरएवर रह सकूं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन, जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं छान के यंगर ब्रदर के बारे में जिसका नाम डेविड होता है। अब असल में यहाँ पर वो बहुत पहले से पेरिस में रह चुका है, इस वजह से उसे वो नाम पड़ा है, एंड यहाँ पर आज तक उसने पब्लिक अपीयरेंस की ही नहीं है, पर आज वो यहाँ पर ऑफिस में आने वाला था, एंड वो वही पर्सन होता है जिस पर्सन ने यूना की हेल्प की हुई थी। तब यहाँ पर यूना उसे देखकर पहचान जाती है, और वह यहाँ पर अपने न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आया हुआ था। शीन के प्रेजेंटेशन में बहुत सारी गलतियाँ थी, इसलिए यहाँ पर वो शीन को एज अपनी डायरेक्टर निकाल देता है, एंड यहाँ पर यूना को हायर करता है। वो यूना से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, और यूना ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। एंड यहाँ पर डेविड उसे बोल रहा था कि देखो, मैं भी यहाँ पर भाई का छोटा भाई हूँ, तो फिर मैं भी उसी की तरह हूँ। यूना और वो चले जाते इतने में यहाँ पर एक साथ डिनर करने के लिए, और उसे में छान आ जाता है यूना को पिक करने के लिए, जहाँ पर डेविड उसे बड़े ही प्यार से मिल रहा था, पर छान नहीं।
एज़ इफ यहाँ पर उन दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई हो। पर इसके मामले हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे लेकर जाने लग जाता है और यहाँ पर जान को एक्चुअली जेलस फील होता है बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि यूना यहाँ पर किसी से भी ज़्यादा क्लोज़ कर सक बात कर सके। और ये जो स्ट्रीट पे बैठ कर खाना है वो जान के लिए बहुत ज़्यादा ही क्लोज मोमेंट है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर यूना वो मोमेंट किसी और के साथ रिक्रिएट करती है तो उसे हर्ट होगा। फिर वो लोग यहाँ पर घर पर जाते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस में, जिसके बाद में यहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखने मिलता है जिसका नाम हाउ फेफे होता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर थी। एंड यहाँ पर साथ साथ चान की और इसके बीच एक क्लोजेस को देखकर यूना को डाउट होता है। इनफैक्ट यहाँ पर चान तो यूना को कॉफ़ी लाने के लिए भी कह देता है। यूना जब कॉफ़ी देने जाती है तब वो देख रही थी कि दोनों के दोनों कितना क्लोजली, कितना हंस हंस बात कर रहे थे। और तब उससे डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर चान को इसके अंदर इंटरेस्ट है और इस वजह से उसने मुझे खाली सब्स्टिट्यूट बना कर रखा हुआ है। जिसके बाद में यूना जाकर ये सब कुछ मिनी को बताने लग जाती है। हाँ फेफे का नाम सुनकर तो यहाँ पर मिनी और खुश हो जाती है बिकॉज मिनी भी उसका ऑटोग्राफ और उसका फोटोग्राफ चाहती थी। यूना कहते कि तुम्हें समझ आ रहा है कि फिलहाल वो मेरी दुश्मन है और तुम्हें दुश्मन के साथ ये सब कुछ करना चाहती हो। इतने में यहाँ पर मैंने उसे आइडिया दी थी बिकॉज अभी यहाँ पर चान का बर्थडे आने वाला है और वो उसे एक रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए कहती है। जिसके बाद में वहाँ पर यूना चली जाती है। यहाँ पर उसने चान के लिए एक नोट भी छोड़ कर रखा हुआ था और समय वहाँ पर यूना उसका वेट करती है। यूना ने उसके लिए स्पेशल केक और स्पेशल चीज़ें मंगवाई भी थी और स्पेशल गिफ्ट भी। चान भी वहाँ पर बुके के साथ पहुँच जाता है, पर दोनों के दोनों यहाँ पर अलग अलग रूम में होते। वो दोनों वेट करते बट एक दूसरे को कॉल बिल्कुल भी नहीं। एंड उस समय यहाँ पर यूना को गुस्सा आता कि आखिर अभी तक चान आया क्यों नहीं है। चान को इतने में यहाँ पर हाफे का कॉल आता है जो उसे बता रही थी कि उसे अर्जेंट काम है। चान उसे कहता भी कि कल उस काम को कर सकते, बट हाफे आज को लेकर इंटरेस्ट थी। तब यहाँ पर वो उसे वहीं पर बुला लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना स्टाफ को आपस में बात करते हुए सुनते और स्टाफ यहाँ पर बता रही होते कि सर चान तो बहुत ही अपने प्रीशियस डेट पर आए हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर हाफे के साथ में। तब यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसे लगने लग जाता है कि ये फ्लावर्स भी यहाँ पर उसने उसी के लिए लाए होंगे और उसने मेरे नोट को पढ़कर अनदेखा कर दिया होगा। जिसके बाद वहाँ से तो वो गुस्से में चली जाती है वहाँ से। फिर वे दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर चान में जेलस फील करा था बिकॉज यूना यहाँ पर डेविड के साथ वर्क करी थी और ये चीज़ उसे अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। उसे पता था कि डेविड किस टाइप का पर्सन है। उसे सिर्फ यहाँ पर लड़कियाँ घुमाना पसंद है और लड़कियाँ उसकी इस हैंडसमनेस पर, उसकी फ्लरी बातों पर फिदा भी हो जाया करती थी। इतने में यहाँ पर जब वो लोग घर पर होते हैं तब यहाँ पर चान उसे सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता है और तब जाकर यहाँ पर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। इतने में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती कि दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हुए नाइट स्पेंड कर ही लेते हैं। इतने में हमें यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूना गई होती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए और उस समय बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडमा से नॉर्मली बातें करी थी बिकॉज वो उन्हें बहुत मिस करी थी। इतने में वहाँ पर आ जाती है डेज़ी उसका सारा का सारा पोल खोलने के लिए, जहाँ पर वो एग्रीमेंट्स उन्हें बता रही होती कि किस तरीके से यूना वो पर्सन नहीं है जिसके साथ यहाँ पर चान ने रियल मैरिज की है। ये सब कुछ बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ग्रैंडमा को यहाँ पर बिलीव नहीं होता। उतने में वहाँ पर चान आ जाता है जो चीज़ें यहाँ पर ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करने लग जाता है। यूना को ठीक नहीं लग रहा था, इतने में चली जाती है अपना चेकअप करने के लिए और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये गुड न्यूज़ यहाँ पर वो सभी को देती है। ग्रैंडमा को डेज़ी को तब घर से बाहर निकाल ही देती है। ये कंपनी में तुम्हारा आना मना था और अब यहाँ पर घर पर भी तुम्हारा आना मना है। जब देखो तब झगड़ा लड़ाती रह जाती हो। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक फेक प्रेगनेंसी होती है ताकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात को हटा सके एंड ग्रैंडमा को यहाँ पर सीवियर हेल्थ इश्यूज से ताकि ग्रैंडमा यहाँ पर नॉर्मल हो सके। जिसके बाद में यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर चान को भी कोई एतराज़ नहीं था, बट चान यहाँ पर डिसीजन बना लेता है कि भाई टाइम आ गया है जहाँ पर यूना को से सच्चाई बता देनी चाहिए। तब वो यहाँ पर वो अम्ब्रेला लेकर जाता है जो अम्ब्रेला यहाँ पर यूना ने बहुत साल पहले चान को दी थी और वो उसे वही स्टोरी बता रहा होता है। यूना कहती कि मजाक कर रहे हो तो मैं ये स्टोरी इंटरव्यू में बताइए, यहाँ पर भी चिपका रहे हो। तब चान उससे बताता है कि मैंने इंटरव्यू में जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। और तब यूना को रियलाइज होता है कि चान भी उसे कब से पसंद करता आ रहा है। वो यहाँ पर खुश हो जाती बिकॉज चान भी तो उसे पसंद करता है और वो भी चान को। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर उसे पूछने लग जाती तो फिर तुमने जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए अप्रोच किया था तब वो जानबूझकर किया था या फिर ऐसे। एंड चान बता रहा था कि जानबूझकर, क्योंकि मुझे शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही तो करनी थी। यूना कहते कि व्हाट इफ मैं नाम बोलती थी तो। चान बोलता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें किडनैप कर हमेशा बेसमेंट में रख देता। और यहाँ पर यूना हंसने लग जाते बिकॉज उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था। चान कहता कि मजाक नहीं सच बोल रहा हूँ। एंड यूना यहाँ पर कहते कि डराओ मत बिकॉज अभी भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। एंड दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते।
जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को। एंड दिस टाइम वो इन रियलिटी प्रेग्नेंट थी, ये कोई फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और इस चीज़ की खुशखबरी यहाँ पर वो चान को बता रही होती है। चान कहने लग जाती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जो चीज़ हमने फेक की थी वो सब कुछ रियल हो रही है। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाता है एक न्यू लाइफ को बर्थ देने के लिए। और यहाँ पर उन दोनों की एक साथ हैप्पीनेस के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।